हेलो एंड वेलकम अगेन फ्रेंड्स। पिछले वीडियो में मैंने भारत के जितने गवर्नर जनरल थे उसके बारे में डिस्कस किया था। और आज हम जितने वायसराय बने हैं आज़ादी तक 1947 तक 1857 के बाद उसके बारे में डिस्कस करते हैं। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। जैसा कि जानते हैं फ्रेंड्स कि 1857 में क्रांति होती है और बहुत ज़्यादा ब्रिटेन को रिवोल्ट से गुजरना पड़ता है, इंडियन रिवोल्ट से। और सिपाही म्यूटिनी जो मेरठ से स्टार्ट होती है बाकी स्टेट में भी इंडिया के पहुंच जाती है। और इस तरह से ब्रिटेन पर सेटबैक होता है कि यहाँ और उन्हें सरकार चलाने में बहुत दिक्कत होती है। इस कारण वहाँ पर एक 1858 में एक्ट पास होता है। उसी एक्ट के द्वारा लॉर्ड कैनिंग जो लास्ट गवर्नर जनरल ऑफ इंडिया थे उनको वायसराय के पद पर डिजाइनेट कर दिया जाता है। तो इस तरह से लॉर्ड कैनिंग इंडिया के प्रथम वायसराय बनते हैं। और चलिए मैं उनके कार्यकाल में जो मुख्य घटनाएं हैं उसके बारे में डिस्कस करने जा रहे हैं। फ्रेंड्स, इनके कार्यकाल में जो मुख्य घटनाएं घटी है, जो डॉक्ट्राइन ऑफ लैप्स के थ्योरी डलहौजी का था उसको सप्रेस कर दिया जाता है। और ये जो डॉक्ट्राइन ऑफ लैप्स का थ्योरी ही रिवोल्ट का कारण बनता है। झांसी की सतारा हो या सिपाही मोंटेनी बाद में होता है, लेकिन ये जो पास्ट में ये सब डॉक्ट्राइन ऑफ लैप्स स्टेट का अपना टेरिटोरियल से हाथ धोना पड़ता है टेरिटरी से। तो इस तरह से वो रिवोल्ट करते हैं ब्रिटेन के खिलाफ, जो सिपाही मोर्टेन 1857 की क्रांति के नाम से जाना जाता है। उसके बाद जो लॉर्ड कैनिंग बनते हैं उससे डॉक्ट्राइन ऑफ लैप्स को जो एप्लीकेशन थी उसको ख़त्म करते हैं, जो थ्योरी थी उसको ख़त्म करने का लॉर्ड कैनिंग के ही श्रेय जाता है। और 1859 में ये ख़त्म कर दिया जाता है। फिर ये जो ब्रिटिश एडमिनिस्ट्रेशन इंडिया में होता है उसको दो भागों में डिवाइड किया जाता है। सेक्रेटरी ऑफ स्टेट चुने जाते हैं इसी 1858 एक्ट के द्वारा। और फिर वायसराय और जनरल को, गवर्नर जनरल को जो भी एडमिनिस्ट्रेशन है उसको देखना पड़ता है। और उसी समय ही इनके ही काल में सीआरपीसी और इंडियन पिनल कोड का भी इंट्रोडक्शन होता है। इनकम टैक्स का भी फर्स्ट टाइम इंट्रोडक्शन इनके ही काल में होता है, लॉर्ड कैनिंग के ही काल में होता है। और इंडियन काउंसिल एक्ट 1861 में इनके ही कार्यकाल में पास किया जाता है, तो ये भी इम्पोर्टेंट हो जाता है। और इनके कार्यकाल में ही जो 1858 एक्ट पास होती है उनके द्वारा कहा जाता है, डिक्लेयर किया जाता है कि कोई भी अब स्टेट एनेक्स नहीं किया जाएंगे, वो आज़ाद रहेंगे। और पीजेंट को भी राइट दिया जाएगा और जब तक वो रेवेन्यू पे करेंगे उनका उस जमीन पर राइट रहेगा। और पब्लिक सर्विस अपॉइंटमेंट पर मेरिट और क्वालिफिकेशन बेसिस पर सिलेक्शन होगा। आप जैसा कि देखें आईसीएसई एग्ज़ाम दिल्ली और इंडिया और लंदन में स्टार्ट हो जाते हैं एग्जामिनेशन, तो उस अब मेरिट बेसिस पे एग्जाम। पहले क्या होता था कि नेपोटिज्म होता था, भाई भतीजावाद का ही ज़्यादातर पद दे दिया जाता था। आईसीएस एग्जाम के नाम पर ही भाई भतीजावाद का ही सिलेक्शन होता था। तो ये इम्पार्शियलिटी नहीं थी, पार्शियल सिलेक्शन होता था। इस तरह से इसको ख़त्म किया गया। 1858 एक्ट को ही बेटर गवर्नमेंट बिल के नाम से जाना जाता है। और क्वीन विक्टोरिया का ही प्रोक्लेशन होता है इलाहाबाद में इसी एक्ट के बाद। और इंडियन का जो ट्रेडिशन होगा, जैसे विडो रीमैरिज एक्ट हो गया, सती हटाए, इन्फेटाइज से फीमेल इन्फेटाइज, सब पर हिंदू सेंटिमेंट सेटबैक होता है। और जो मिशनरी का डेवलपमेंट होता है उसके भी ये रिवोल्ट के कारण बनते हैं। तो उसके बाद ये जब क्राउन रूल आता है तो उसके तहत कहा जाता है कि जो भी इंडियन का ट्रेडिशन होगा और कोई भी लॉ बनेगा तो उनके ट्रेडिशन का भी ख्याल रखा जाएगा। तो इस तरह से देखेंगे इंडियन का पार्टिसिपेशन होने लगता है और इंडियन का जो भी रिचुअल या ट्रेडिशन चले आ रहे हैं उसका भी रिस्पेक्ट करना स्टार्ट हो जाता है। और जो भी ऑनरशिप प्रॉपर्टीज की होगी उनके सक्सेशन को होगा। जैसे डॉक्ट्राइन ऑफ लैप्स में जो सक्सेसरी और हेरिडेटरी जो प्रिंस बनते थे उसको जो हटाने के प्रावधान बनाई गई थी उसको हटा लिया जाता है। तो इस तरह से लॉर्ड कैनिंग के पीरियड में इतने सारे इंसिडेंट होते हैं। उसके बाद लॉर्ड कैनिंग के बाद लॉर्ड एल्गिन बनते हैं
और इनके समय में ही एक ही इम्पोर्टेंट है, वहाबी मूवमेंट ऑकर होता है, जो मुस्लिमों का वहाबी मूवमेंट चलता है, सुधार आंदोलन एक तरह से चलता है, बट ये ब्रिटेन के खिलाफ भी बाद में हो जाता है और इसको बाद में लॉर्ड एल्गिन फर्स्ट के द्वारा सप्रेस किया जाता है, जो 1 साल के लिए वायसराय बनते हैं। उसके बाद लॉर्ड लॉरेंस बनते हैं और इनका पॉलिसी नॉन इंटरफेरेंस की होती है, और जो अफगान वार से जिसको ब्रिटिश को बहुत ज़्यादा क्षति पहुंची, जो बफर स्टेट बनाने की नीति थी उसको ख़त्म किया जाता है और कोई भी ऐसा एक्टिविटी नहीं करते हैं जिससे इनको प्रॉब्लम हो इंडिया में सरकार चलाने में। तो इस तरह से इनको नॉन इंटरफेरेंस पॉलिसी के नाम से जाना जाता है। और इनके ही कार्यकाल में हाई कोर्ट एक्ट पास होता है, जिसके तहत कलकत्ता, बम्बे और मद्रास में हाई कोर्ट की स्थापना की जाती है। 1865 में ये भी पूछ दिया जाता है। और उसके बाद 4th हाई कोर्ट की भी स्थापना यूनाइटेड प्रोविंस में की जाती है, जो आगरा में किया जाता है 1866 में। बस बट उसे बाद में इलाहाबाद शिफ्ट कर दिया जाएगा। जो इलाहाबाद हाई कोर्ट है उसकी स्थापना 1866 में की जाती है। और 2 कॉलेज, और जो भूटानीज बार पहले भूटानी बार होता है, एंग्लो भूटानी बार 1856 में, ये लॉर्ड लॉरेंस के ही नेतृत्व में होता है, उन्हीं के टाइम काल में होता है ये। उसके बाद लॉर्ड मायो बनते हैं, उनके समय 2 कॉलेज की स्थापना की जाती है, जो इंडियन प्रिंसेस के द्वारा होता है, सेटअप बाय फॉर इंडियन प्रिंसेस के लिए, और राजकोट कठियार में होता है जो गुजरात में है, और मायो कॉलेज की स्थापना अजमेर में होता है। तो 2 कॉलेज की स्थापना इनके काल में होती है, एजुकेशन को बढ़ाने को लेकर प्रिंसेस के लिए, जो वहाँ के राजा होते हैं उनके लिए तो इम्पोर्टेंट हो जाता है। और लॉर्ड मायो के समय ही फाइनेंशियल डिसेंट्रलाइजेशन का स्टार्ट होता है। फाइनेंशियल डिसेंट्रलाइजेशन का मतलब है कि फाइनेंशियल डिस्ट्रीब्यूशन बिटवीन सेंटर एंड प्रोविंस है। 1870 में फाइनेंशियल डिसेंट्रलाइजेशन का स्टार्ट किनके द्वारा होता है, तो लॉर्ड मायो के द्वारा। ये पूछा जाता है अक्सर एग्जामों में। इनके द्वारा ही एग्रीकल्चर और कॉमर्स डिपार्टमेंट का स्थापना की जाती है, और जो सर्वे होता है स्टैटिस्टिकल सर्वे ऑफ इंडिया, इनके द्वारा ही स्टेब्लिश किया जाता है। शुरुआत भी इनके द्वारा किया जाता है, जो मायो के समय, रिपन के समय, बाद में ये रेगुलर बेसिस पर सर्वे किया जाता है, और शुरुआत मायो के द्वारा होता है, बाद में रिपन इसको रेगुलराइज करते हैं। और ये ऐसे वायसराय बनते हैं जिनकी हत्या ऑफिस में ही की जाती है, और इंडिया में की जाती है, पोर्ट ब्लेयर में की जाती है। वहाबी जो मूवमेंट चलाते हैं उनके द्वारा की जाती है इनकी हत्या। उनको सप्रेस करते हैं बाद में, पहले तो वो उनके विरोध में बाद में इनको हत्या कर देते हैं। और स्टेट रेलवे का इंट्रोडक्शन भी इनके कार्य में किया जाता है। तो ये इम्पोर्टेंट वर्ष हो जाते हैं लॉर्ड मायो के टाइम पीरियड में। उसके बाद लॉर्ड नॉर्थब्रोक बनते हैं। इनके समय प्रिंस ऑफ वेल्स रहते हैं ब्रिटेन से, 1875 में विजिट पर आते हैं, और रॉयल टाइटिल एक्ट पास होता है। और लॉर्ड नॉर्थब्रोक के ही टाइम में कुका मूवमेंट जो पंजाब में होता है, इनके ही कार्यकाल में होता है। और जो गायकवाड़ होते हैं बड़ौदा के, इनके ही कार्य में उनका ट्रायल होता है, उनको सजा देने का प्रावधान किया जाता है नॉर्थब्रोक के ही कार्य में। तो ये तीनों इंपॉर्टेंट हो जाते हैं नॉर्थब्रोक के टाइम पीरियड में। उसके बाद लॉर्ड लिटन बनते हैं। इनके टाइम पीरियड में एक मद्रास में फेमाइन आता है, और बहुत सारे क्षेत्र अफेक्ट होते हैं। बम्बे, मैसूर, हैदराबाद और सेंट्रल इंडिया और पंजाब इससे प्रभावित होते हैं। और उस फेमाइन की जांच के लिए उस फेमाइन पे एक कमीशन बैठती है, रिचर्ड अस्ट्रैची कमीशन। ये आप याद रख सकते हैं कि फेमाइन को जो मद्रास में आई थी लिटन के समय, उसके लिए एक रिचर्ड अस्ट्रैची का कमीशन भी गठित किया जाता है। और इनके समय ही रॉयल टाइटिल एक्ट पास किया जाता है, और क्वीन विक्टोरिया को कैसर हिंद की उपाधि दी जाती है, जिसका हिंदी में बोला जाता है कि ये भारत की ही क्वीन है, क्वीन इम्प्रेस ऑफ इंडिया। और इनके समय ही दमनकारी नीति, जो वर्नाकुलर प्रेस एक्ट और आर्म्स एक्ट पास किया जाता है, जो यूरोपियन एंड इंडियन डिवीजन होता है, और जो पेपर हमारी अपनी भाषा में लैंग्वेज निकलती है, उनको ये वर्नाकुलर प्रेस एक्ट के द्वारा जो
कुछ भी अगर उनके खिलाफ लिखा जाता था उसको सामान या प्रिंटिंग प्रेस को जब्त कर लिया जाता था। तो इस तरह से ये इनका पॉलिसी हुआ करता था। आर्म्स एक्ट में क्या था कि इंडियन को लाइसेंस अनिवार्य कर दिया गया था, जबकि यूरोपियन में ऐसा नहीं था, क्योंकि 1857 के क्रांति से ये लोग बहुत डर जाते हैं। तो इस तरह से ऐसा पॉलिसी लेकर आते हैं। और इनके ही कार्यकाल में सेकेंड अफगान वार होता है, जो कार्यकाल जिसका समय 1878 से 1880 के बीच ये जो चलता है। फिर उसके बाद लॉर्ड रिपेन बनते हैं। लॉर्ड लिटन के बाद लॉर्ड रिपेन बनते हैं। और लॉर्ड रिपेन के एक और पॉलिसी है जिसके तहत जो सिविल सर्विस के एग्जाम के जो बैठने का उम्र होती है, देने की उम्र होती है 21 साल, उसको 19 साल कर दिया जाता है, जिससे इंडियन के जो सर्विस में जाएं वो इंडियन सर्विस नहीं ले सकते। इस तरह से वो आईसीएस एग्जाम में नेतृत्व, इंडियन नेतृत्व को रोका जाता है, उस एग्जाम में बैठने से रोका जाता है। तो ये भी एक लिटन का बहुत ही खराब पॉलिसी होता था। बहुत ही फेमस वायसराय हुए थे इंडिया के। और एक ये भी काम करते हैं लिटन के समय ही, जो 19 सामानों पर ड्यूटी लगता था ब्रिटिश गुड्स पर, उसको फ्री इंपोर्ट करने देते हैं। तो इस तरह से भारतीय जो अर्थव्यवस्था है इसको भी बर्बाद करने में लिटन का ही हाथ आता है। उसके बाद लॉर्ड रिपेन बनते हैं। लॉर्ड रिपेन जो वर्नाकुलर प्रेस एक्ट पास होता है लिटन के द्वारा, उसको रिपील करते हैं, उसको ख़त्म करते हैं। और फर्स्ट फैक्ट्री एक्ट लाते हैं, जिसके तहत जो लेबर का कंडीशन होता था उसको इम्प्रूव किया जाता है। जो चाइल्ड लेबर कराया जाता था उसको इम्प्रूवमेंट आता है। टाइम काल भी जो लेबर की टाइम होती है, सर्विस की टाइम होती है, उसको भी कम किया जाता है। तो इस तरह से ये दो एक्ट इनके समय में बहुत इंपॉर्टेंट हो जाते हैं। और इन्हीं के लोकल सेल्फ गवर्नमेंट के जन्मदाता भी कहा जाता है। और इसके तहत 1882 में जो लोकल सेल्फ गवर्नमेंट का भी स्टार्ट इन्हीं के काज में होता है कि रेजुलेशन पास किया जाता है। और फाइनेंशियल डिसेंट्रलाइजेशन जो पहले से चली आती है उसको मायो के द्वारा उसको फिर से कंटिन्यू किया जाता है लॉर्ड रिपेन के समय ही। सर विलियम हंटर के नेतृत्व में एजुकेशन कमीशन इंडिया में कमेटी बैठाई जाती है, गठित की जाती है एजुकेशन को इम्प्रूवमेंट को लेकर। तो लॉर्ड रिपेन के समय ही इम्प्रूवमेंट किया जाता है। इन्हें बोला जाता है कि बहुत ही लिबरल थे और इंडिया के आज़ादी के टॉर्च बियर थे। मतलब शुरुआत के टॉर्च बियर आज़ादी के शुरुआत के एक आईना दिखाते हैं लॉर्ड रिपेन ही, क्योंकि प्रेस को आज़ाद करते हैं तो बहुत सारे प्रेस जब देश में पहुंचते हैं सभी ब्रिटिश की पॉलिसी लोगों के बीच पहुंचती है। इस तरह से नेशनलिज्म का भी थॉट लोगों के बीच पनपने लगता है ज़्यादा मात्रा में। 1885 में बाद में इनके टाइम पीरियड के बाद में ही कांग्रेस की स्थापना होती है आईएनसी के, जो मुंबई में होती है। और इल्बर्ट बिल कंट्रोवर्सी है कि जो इंडियन जज होते थे वो अब उच्च पद पर इंडियन जज भी उच्च पद पर इंडियन जज स्थान ले सकते हैं। पहले यूरोपियन कहीं और यूरोपियन के जो गलती करेंगे जुडिशियल उनको इम्पीच कर सकते हैं, उनको पावर होती है उनको सज़ा देने का, वो इंडियन जज के द्वारा भी देने का प्रावधान बनाया जाता है। बाद में इसे वापस कर दिया जाता है। तो ये इल्बर्ट बिल कंट्रोवर्सी रिपेन के ही टाइम पीरियड में फेमस है। तो इस तरह से ये जो रेशियल डिवीजन चलता था इसको ख़त्म करने का भी इस एक्ट के द्वारा प्रावधान करते हैं इल्बर्ट बिल के थ्रू, और इसी को इल्बर्ट बिल कंट्रोवर्सी के नाम से जाना जाता है। उसके बाद लॉर्ड डफरिन बनते हैं। लॉर्ड डफरिन में एक इम्पोर्टेंट होता है कि आईएनसी की स्थापना की जाती है, और जो थर्ड एंग्लो बर्मा बार होता है इन्हीं के कार्यकाल में 1 साल के लिए होता है। जो आईएनसी की स्थापना होती है तेजपाल संस्कृत विद्यालय बॉम्बे में, उसमें 72 डेलीगेट्स के द्वारा अटेंड किया जाता है। इंडिया से ओवरऑल इंडिया से डेलीगेट अटेंड करते हैं। उसमें एक कादम्बरी गांगुली ऐसी थी कि जो फीमेल मेंबर थी, बाकी सब मेल मेंबर थे। और उसके बाद गार्डन टी पार्टी कलकत्ता में होती है, जो कांग्रेस के डेलीगेट से डफरिन द्वारा बुलाया जाता है और उन्हें माइक्रोस्कोपी माइनॉरिटी बोला जाता है। फिर उसके बाद
लांसडाउने बनते हैं, जिनका कार्यकाल में सेकेंड फैक्ट्री एक्ट पास होता है और जो वुमेन लेबर को इम्प्रूव करने का प्रावधान किया जाता है सेकेंड फैक्ट्री एक्ट में। और सिविल सर्विस एग्जाम का कैटेगराइजेशन किया जाता है 3 भागों में, इंपीरियल, सेंट्रल में, प्रोविंशियल में और सबऑर्डिनेट सर्विस बनाया जाता है। 3 भागों में डिवीजन होता है आईसीएस एग्जाम का, आईसीएस सर्विस का। और इन्हीं के टाइम पीरियड में इंडियन काउंसिल एक्ट 1892 इनेक्ट किया जाता है और जिसमें प्रोविजन बनाया जाता है इलेक्शन विथ इनडायरेक्ट इलेक्शन। सब तो नहीं यूज होता है, लेकिन इनडायरेक्ट इलेक्शन जो चुन कर जाते हैं उनको इलेक्ट किया जाता है इसी एक्ट के बाद। और डोरंट कमीशन की स्थापना की जाती है इंडिया और अफगानिस्तान के बॉर्डर को डिवाइड करने के लिए। इनके ही टाइम पीरियड में ये डोरंट कमीशन की स्थापना की जाती है, जो अभी पाकिस्तान और अफगानिस्तान के बीच है, बॉर्डर लाइन डिवाइड करती है। उसके बाद लॉर्ड एल्गिन सेकेंड बनते हैं और इनके कार्यकाल में 2 ब्रिटिश ऑफिशियल का हत्या कर दी जाती है चापेकर ब्रदर द्वारा। ये भी इम्पोर्टेंट हो जाता है, जो कि पुणे में जो आउटब्रेक फेमाइन आता है उसके बाद जो प्लेग आता है, प्लेग के कारण इनकी जो पॉलिसी होती है कि लोगों को केयर नहीं करती है, तो उस तरह से ये चापेकर ब्रदर द्वारा इनकी रांड्स का हत्या कर दी जाती है। और इनके समय ही मुंडा अपराइजिंग होता है और जो चाइना इंडिया का डीलिमिटेशन भी इनके टाइम पीरियड में ही शुरुआत की जाती है। और जो फेमाइन आती है उसके लिए एक लायल कमीशन का गठन किया जाता है फेमाइन के जांच के लिए। उसके बाद लॉर्ड कर्जन बनते हैं और कर्जन के समय रेले कमीशन की स्थापना की जाती है, जिसका जो यूनिवर्सिटी में एजुकेशन के रिफॉर्म के लेकर होता है। और इसके बाद ही इंडियन यूनिवर्सिटी एक्ट पास होता है 1904 में, जिसका यूनिवर्सिटी पर कंट्रोल गवर्नमेंट का कायम किया जाता है। और जिससे क्यों किया जाता है, क्योंकि जो नेशनलिज्म जो पनपती है यूनिवर्सिटीज में, उसको रोकने के लिए ऐसा किया जाता है। फिर से ये पुलिस कमीशन का अपॉइंटमेंट करते हैं और सर एंड्रू फ्रेजर के नेतृत्व में जो पुलिस एडमिनिस्ट्रेशन है इंडिया में, उसको रिव्यू करने के लिए अब पुलिस कमीशन का अपॉइंटमेंट किया जाता है। इनके समय ही कलकत्ता कॉर्पोरेशन एक्ट इनेक्ट किया जाता है 1899 में। और जो एंशिएंट मोन्यूमेंट प्रिजर्वेशन एक्ट पास होता है 1904 में, इनके ही टाइम पीरियड में किया जाता है और 50,000 रुपया अलॉट किए जाते हैं उस मोन्यूमेंट के प्रिजर्वेशन के लिए। इनके ही टाइम पीरियड में पार्टीशन ऑफ बंगाल होता है, जिसे कहा जाता है कि मैं अच्छे एडमिनिस्ट्रेशन के लिए डिवीजन कर रहा हूं बंगाल का, लेकिन रियलिटी में ये डिवाइड एंड रूल पॉलिसी होती है ब्रिटेन की। ये भी आप याद कर सकते हैं। कर्जन किचनर कंट्रोवर्सी इस पर है कि जो कमांडर इन चीफ को लेकर विवाद था और जो सेक्रेटरी ऑफ स्टेट को लेकर विवाद होता है, उसी को कर्जन किचनर कंट्रोवर्सी के नाम से जाना जाता है। एक दूसरे के बात को फॉलो नहीं करते हैं, एक रूल को फॉलो नहीं करते हैं, उसी को एक विवाद होता है, उसी को कर्जन किचनर पॉलिसी कहा जाता है। यंग हस्बैंड्स मिशन के नेतृत्व में ही, यंग हस्बैंड एक सेनापति, उनके नेतृत्व में ही तिब्बत पर चढ़ाई की जाती है 1904 में। तो ये भी इम्पोर्टेंट हो जाता है, कर्जन के टाइम पीरियड में ही तिब्बत पर चढ़ाई किया जाता है। तो आज हम लोग ने कर्जन के टाइम पीरियड भी देखा और कैनिंग से लेकर कर्जन तक जितने वायसराय हुए इंडिया का, उन सभी का टाइम पीरियड हम लोग डिस्कस किया, जो भी इंसिडेंट हुए हैं। तो आज के लिए बस इतना ही फ्रेंड्स, थैंक यू। नेक्स्ट वीडियो में मैं लॉर्ड मिंटो और टू लॉर्ड हार्डिंग, टू लॉर्ड चेम्सफोर्ड, लॉर्ड रीडिंग, लॉर्ड इरविन, लॉर्ड विलिंगडो, लॉर्ड लिंगलिथगो और लॉर्ड वेवेल, ये सारे जितने वायसराय होते हैं इंडिया के, उन सभी का, लॉर्ड माउंटबेटन जो लास्ट गवर्नर जनरल बनते हैं, इन सभी का डिस्कस करेंगे नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए बाय फ्रेंड्स, थैंक यू।